नमस्कार, गुड आफ्टरनून। आज हिंदी की प्रश्नोत्तरी श्रृंखला का दूसरा पार्ट है। इस दूसरे पार्ट में आए हुए प्रश्नों से आपको अवगत कराते हैं और ये स्पेशल टीजीटी पीजीटी का चल रहा है प्रश्नोत्तरी श्रृंखला। वैसे कोई भी बच्चे, किसी भी प्रकार के बच्चे इसको देख सकते हैं। चलते हैं प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न है, सरहपा का संबंध किससे है? जो नीचे आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से आपको जवाब बताना है कि सरहपा का संबंध किससे है। नाथ साहित्य, जैन साहित्य, सिद्ध साहित्य, रासो साहित्य में से सरहपा का संबंध किससे है? आपकी जानकारी के लिए बता दें, ये सभी आदि काल से जुड़े हुए हैं। आदि काल के ही साहित्य के अलग अलग भाग हैं। तो नाथ, जैन और सिद्ध साहित्य में से सरहपा का संबंध किससे है? तो सरहपा का संबंध इसमें से सिद्ध साहित्य से है। सी ऑप्शन इसका सही है। सरहपा का संबंध सिद्ध साहित्य से है। और मैं इसके बारे में कुछ और आपको बता दें कि सरहपा आदिकाल के कवि हैं राहुल सांकृत्यायन ने। राहुल सांकृत्यायन ने सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि माना। ये प्रश्न पूछा जाता है कि सरहपा को हिंदी का पहला कवि किसने माना था? राहुल सांकृत्यायन ने माना था। दूसरा पॉइंट इसी में और ध्यान दीजिएगा। सरहपा बौद्ध धर्म की वज्रयान यानी सहजयान भी कहते हैं, सहजयान शाखा से संबंधित हैं। सिद्धों की संख्या 84 है, 84 सिद्धों की संख्या है। ये अपने नाम के अंत में पा अक्षर जोड़ते हैं, सरहपा। तो सिद्धों की संख्या कितनी है? 84, 84 सिद्धों की संख्या है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अमृतलाल नागर के जीवनी परक उपन्यास खंजन नयन में किसका चित्रण किया गया है? बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न। शीघ्रता से इसका जवाब आप बताइएगा कि अमृतलाल नागर के जीवनी परक उपन्यास खंजन नयन में किसका चित्रण किया गया, यानी इसमें से किस कवि का जीवन परिचय है? फिर आपको याद दिला दें, अमृतलाल नागर जीवनी परक उपन्यास लिखते हैं। कैसी उपन्यास लिखते हैं? जीवनी परक उपन्यास लिखते हैं। तो खंजन नयन में किसका जीवन परिचय? एबीसीडी में से क्या सही होगा? तो इसमें सूरदास का जीवन परिचय है। किसका जीवन परिचय है? सूरदास का एक उपनाम खंजन नयन भी है। सूरदास को खंजन नयन भी कहते हैं। महाकल भी कहते हैं, वात्सल्य सम्राट भी कहते हैं। तो सूरदास का इसमें जीवन परिचय दिया गया है। और खंजन नयन जो रचना है 1981 1981 में इसकी रचना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है किसकी रचना है? मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, ये रचना किसकी है? प्रेमचंद, विद्यानिवास मिश्र, गुलाब राय, नरेश मेहता। शीघ्रता से प्रश्नों के जवाब दें, क्योंकि शीघ्रता के साथ ज्यादातर क्वेश्चन बताने हैं, कम समय में अधिकतम क्वेश्चन आ जाएं। एबीसीडी में से क्या सही होगा? मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, ये रचना किसकी है? ध्यान दीजिएगा, रचना विद्यानिवास मिश्र की है। 1974 ईस्वी में लिखा था। ये निबंध है। कई बार पूछा जाता है गद्य की कौन सी विधा है? ये निबंध है। 1974 में 1974 में
विद्या निवास मिश्र के द्वारा लिखा निबंध मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, इसकी जो स्टोरी है, इसकी जो समरी है, विद्या निवास जी के यहाँ शहर से कोई लड़की आती है और गांव में कहीं अगल बगल में कोई नौटंकी या आदि ऐसे कोई तमाशा का प्रोग्राम है, तो इनका लड़का और वो शहर से आई हुई लड़की इनसे अनुमति मांगती है, क्या हम वो देखने जा सकते हैं? तो ये कहते हैं ठीक है चले जाओ। जब वो चले जाते हैं, काफी समय तक, काफी रात तक जब वापस नहीं आते हैं तो इनको बड़ी चिंता होती है। सोचते हैं वो शहर की लड़की है, हमारे सुपुत्र जी भी गए हुए हैं, कहाँ रह गए होंगे, क्यों नहीं आए? गार्जियंस के मन में, माता पिता के मन में बच्चों के प्रति इस प्रकार की आशंकाएं जन्म लेती रहती हैं। तब इनके दिमाग में वही बात आई कि जब राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी वन गए थे, पानी बरस रहा था, तो माता कौशल्या सोच रही थी कि इस बरसात में मेरे राम का मुकुट भीग रहा होगा, लक्ष्मण का पटुका भीग रहा होगा और सीता जी का सिंदूर भीग रहा होगा। तो इस प्रकार की चिंताएं तमाम ऐसी कौशल्या हैं जिन्हें अपने बच्चों के इस प्रकार की चिंताएं लगी रहती हैं। ये इसका मूल प्रतिपाद्य विषय है। नेक्स्ट है, संतन को कहा सीकरी सो काम, आवत जात पहानिया टूटी बिसरी गयो हरि नाम। ये पंक्तियां किस कवि की हैं, किस विद्वान की हैं? तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास या कुंभनदास? एबीसीडी में से कौन सा ऑप्शन सही रहेगा क्वेश्चन नंबर 4 का? तो इसमें कुंभनदास की पंक्तियां हैं। चौथा ऑप्शन सही, आपको ध्यान रखिएगा। कुंभनदास को अकबर ने फतेहपुर सीकरी के लिए आमंत्रित किया था। बड़े प्रसिद्ध संत थे। और कौन से संत है, ध्यान रखिएगा, अष्टछाप के कवियों में से, अष्टछाप के कवियों में से आते हैं। अष्टछाप में 2 थे, एक तो विठलनाथ के शिष्य थे और वल्लभाचार्य के शिष्य थे। इसमें 4 विठलनाथ के थे, 4 वल्लभाचार्य के थे, कुल मिला के 8 थे, इसलिए इसको अष्टछाप कहा जाता है। इसमें से जो कुंभनदास थे ये वल्लभाचार्य के शिष्यों में से आते हैं। तो जब राजा ने इनको बुलाया, अकबर ने, तो इन्होंने कहा कि महात्मा लोग राज दरबार में क्या करेंगे, फतेहपुर सीकरी जाकर के क्या करेंगे हम? तो कहें कि संतन को कहा सीकरी सो काम, महात्मा फतेहपुर सीकरी जाके क्या करेगा? आवत जात पहानियां माने चप्पलें, राजमहल में आने जाने में चप्पलें टूट जाती हैं और बिसर गयो हर नाम, और भगवान का नाम लेना लोग भूल जाते हैं। इसलिए संतों को राजपाट से कोई लेना देना नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जयदेव से प्रभावित विद्यापति की कौन सी रचना है? अति सुंदर प्रश्न, बहुत ही महत्वपूर्ण। ऐसे प्रश्नों को इंगित कर लें, टिक कर लें कि इतने महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं कि जयदेव से प्रभावित विद्यापति की कौन सी रचना है? पदावली, कीर्तिलता, कीर्ति पताका या इनमें से कोई नहीं? तो ध्यान दीजिएगा, विद्यापति ने 14 रचनाएं की हैं। इन 14 में से 4-5 रचनाएं ही प्रामाणिक मानी जाती हैं। तो इसमें कौन सा जवाब सही होगा? तो आपका जवाब सही होगा पदावली। पदावली राधा कृष्ण पर आधारित है। राधा कृष्ण पर आधारित मैथिल में लिखा ग्रंथ, मैथिल भाषा में इस ग्रंथ की रचना की गई थी। जयदेव से ये रचना प्रभावित है। जयदेव के बारे में समझ लीजिएगा, बंगाल के शासक लक्ष्मण सेन के दरबारी कवि जयदेव ने
राधा कृष्ण पर आधारित गीत गोविंद की रचना की थी। गीत गोविंद की रचना की थी। यह संस्कृत भाषा में रचित अमर गीति काव्य है। पेन लेकर के बैठे, जब इस पेपर को हल करें, देखें क्या क्या चीजें आपको मेंशन करनी है, क्या क्या चीजें लिखनी है। तो जयदेव कौन थे? जयदेव की जानकारी है। जयदेव बंगाल के शासक लक्ष्मण सेन के क्या थे? दरबारी कवि थे। क्या थे? दरबारी कवि जयदेव थे। इन्होंने राधा कृष्ण पर आधारित किसकी रचना की थी? गीत गोविंद की। गीत गोविंद संस्कृत में रचा गया एक ग्रंथ है। कैसा? एक अमर गीति काव्य है। जैसे विनय पत्रिका तुलसी जी का एक विश्व का सबसे बड़ा गीति काव्य है, इसी प्रकार जयदेव का ये जो गीत गोविंद है कि अमर गीति काव्य है। और इसी वजह से ध्यान रखिएगा, विद्यापति को क्या तुलना दी गई थी? अभिनव जयदेव। अभिनव जयदेव कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगला प्रश्न, घनानंद किस वैष्णव संप्रदाय के थे? यानी किस वैष्णव संप्रदाय में घनानंद ने दीक्षा ली थी? तो राधा वल्लभ संप्रदाय, या सखी संप्रदाय, रामावतार संप्रदाय, या निम्बार्क संप्रदाय? तो ध्यान रखिएगा, घनानंद मोहम्मद शाह रंगीला के दरबार में पीर मुंशी थे। क्या थे? पीर मुंशी थे, तथा सुजान नामक राज नर्तकी से प्रेम करते थे। राज नर्तकी से प्रेम करते थे। जब राजमहल से निकाले गए तो इन्होंने मथुरा में जाकर के निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षा ली थी। किस संप्रदाय में? निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षा ली थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। स ध्वनि का उच्चारण कहां से होता है? मूर्धा, तालव्य, दंत या ओष्ठ? एबीसीडी में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? शीघ्रता से बताएं। तो श का उच्चारण तालव्य है। ध्यान दीजिएगा, श श श, ये तालव्य, ये मूर्धन्य और ये दंती। अब आपको एक और बात बताएं, हिंदी वर्णमाला का कोई भी वर्ण कहीं से भी यूज हो सकता है, लेकिन ये तीनों वर्ण यदि कहीं एक साथ आए तो एक ही जैसे लिखे जाएंगे, जैसे सा सक। कभी भी आपको इस शब्द के बाद ये सर नहीं आ सकता। यदि कभी एक साथ इनका प्रयोग है तो इसी क्रम में होगा हिंदी वर्णमाला में, बाकी अन्य वर्णों में व्यवस्था नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पहला गिरमिटिया। ये भी कई बार क्वेश्चन आया, विगत वर्षों के पेपर उठा के देखिएगा। पहला गिरमिटिया उपन्यास किस लेखक का है? पहला गिरमिटिया उपन्यास किस लेखक का है? विष्णु प्रभाकर, श्रीलाल शुक्ल, गिरिराज किशोर या राजेंद्र यादव? इन तीन में से किसकी, चार में से किसकी रचना है? आपको बताना है एबीसीडी में से।
तो सी ऑप्शन सही है। गिरिराज किशोर का पहला गिरमिटिया ये उपन्यास है, इसकी रचना 1999 ईस्वी में की गई थी। गिरिराज किशोर ने 1999 ईस्वी में पहला गिरमिटिया उपन्यास लिखा था। और ध्यान दीजिएगा, सन 2000 में इसके लिए इनको व्यास सम्मान मिला था। कौन सम्मान मिला था? व्यास सम्मान मिला था इस रचना के लिए। यानी 1900 में रचना रची गई और सन 2000 में से व्यास सम्मान प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन, गोबर प्रेमचंद की किस उपन्यास का पात्र है? बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। गोबर प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है? गोदान, सेवा सदन, प्रेमाश्रय या कर्मभूमि में से कौन सा सही होगा आपको बताना है। तो गोबर जो है गोदान का है। ध्यान दीजिएगा, 1936 ईस्वी में इसकी रचना हुई थी। यह प्रेमचंद की अंतिम रचना है, अंतिम उपन्यास है और इसे प्रेमचंद का महाकाव्य कहा जाता है। ये सामाजिक उस पे कृषि जीवन पर आधारित है, ग्रामीण क्षेत्र पर। इसकी कहानी को समझ लीजिएगा। इसमें होरी है और होरी की जो पत्नी है उसका नाम धनिया है और इन दोनों का जो पुत्र है वो गोबर है। विडंबना आप देखिएगा कि जो होरी और धनिया है ये दोनों क्या है? ये किसान हैं, ये दोनों किसान हैं। अब ध्यान दीजिएगा, अगर एक किसान है और ये कौन है? मजदूर है। तो ये कृषक से मजदूर कैसे बन गया? जिसका पिता कृषक है वो मजदूर कैसे हो गया? ये था पूंजीवाद की व्यवस्था जो समाजवाद पर भारी है। पूंजीवाद किस प्रकार से समाजवादियों का शोषण करते हैं वो इसमें बखूबी दिखाया गया है। बड़ा ही चर्चित इसमें होरी और ये गोबर धनिया वगैरह बड़ा ही महत्वपूर्ण उपन्यास है। इसमें से जो इनकी कर्मभूमि है ये प्रथम उपन्यास मानी जाती है। प्रेमचंद पर हम आगे चर्चा करेंगे तो इनकी सभी रचनाएं और रचनाओं की समरी भी आपको बताई जाएगी। नेक्स्ट है आपका, भारत में हिंदी को किस रूप में माना जाता है? राजभाषा, राष्ट्रभाषा, संपर्क भाषा या इनमें से सभी। तो भारतीय संविधान के आर्टिकल में या भारतीय संविधान के अनुसार किस स्वरूप में इसको माना गया है? एबीसीडी में से कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? तो इसमें ध्यान रखिएगा, ये सभी। ये हिंदी हमारी राजभाषा भी है, राष्ट्रभाषा भी है और संपर्क की भाषा भी बनी हुई है। इस प्रकार से यहाँ ये सभी इसका जवाब सही होगा। तो इसके साथ ही आज के क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होते हैं। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आपकी कोई समस्या हो कमेंट बॉक्स में लिखें और यदि आपको संपूर्ण क्लास का एडमिशन लेना है तो दिए गए नंबर पर संपर्क करें। नमस्कार, जय हिंद।